आदाब। मैं सूर्यकांत शर्मा हाजिर हूँ इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर पैसा बोलता है। अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोज़मर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। आज हम बात करेंगे NCDEX की। आपने कई बार कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं इसमें क्या होता है? जिस तरह शेयर बाजार में शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, उसी तरह से कमोडिटी बाजार में कमोडिटी की खरीद फरोख्त होती है, जिसे हम NCDEX के नाम से जानते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पर बात करने वाले हैं। इसके लिए 3 खास मेहमानों को हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं NCDEX के वाइस प्रेसिडेंट अलीन मुखर्जी, NERL के वाइस प्रेसिडेंट विनीत गुप्ता और NEML के वाइस प्रेसिडेंट नितिन चितकारा। नमस्कार। आप तीनों का हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। मुखर्जी साहब के NCDEX क्या है और आम आदमी को आप इसे कैसे समझाएंगे? देखिए, आपने अपने शुरू में ही आपने बोला कि NCDEX एक प्लेटफॉर्म है जहां कमोडिटी की खरीद बेच होती है। हम इसी में जोड़ना चाहेंगे कि ये एक वायदा बाज़ार है, जिस वायदा बाज़ार में कमोडिटी जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है उसकी खरीद फरोख्त होती है। और ये नेशनल लेवल जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की मार्केट प्लेटफॉर्म है, इसके सबसे बड़ी सुविधा ये है कि ये आपको देश के किसी भी कोने में बैठ के आप इस मार्केट का फ़ायदा ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बाज़ार जो है, ये मार्केट प्लेटफॉर्म जो है, गवर्न करती है सिक्योरिटी कंट्रोल्स एक्ट, जो कि हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है इसको रेगुलेट करती है। अच्छा, वहाँ से ये सब पूरा जी कंट्रोल होता है जी। चितकारा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा NCDEX के साथ आप 2 अलग अलग कंपनी से हैं जो उसकी सब्सिडरी हैं, अगर मैंने इसको सही समझा है तो आप अपने बारे में बताएं, और वो क्या आपकी कंपनी जो है NCDEX के साथ काम करती है उसके बारे में तफसील से ज़रा बता दें। बिल्कुल। NCDEX जैसा कि आपने अभी देखा कि एक फ्यूचर्स एक्सचेंज है जो वायदा बाजार में डील करती है। इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है NEML, NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड। और ये कंपनी पूरी ही तरीके से स्पॉट जो फिजिकल डिलीवरीज पर काम करती है। अच्छा। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कमोडिटी, एग्री कमोडिटी खरीदना चाहे या बेचना चाहे तो ये NEML जो है उसको सपोर्ट करती है। अच्छा। आप ऑनलाइन एक B2B मार्केट प्लेस की तरह आकर अपनी रिक्वायरमेंट्स वहाँ डाल सकते हैं खरीदने के लिए या बेचने के लिए, और उसके लिए आपको स्पेसिफिक प्राइस और डिलीवरीज मिल जाती हैं। अच्छा, तो ये B2B है, B2C नहीं है? नहीं, इट इज़ यह है एक पूरी तरह से B2B ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह से ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स है। इसमें कोई भी मेंबर हो सकता है, एक फार्मर भी एक मेंबर हो सकता है, एक ट्रेडर भी हो सकता है, एक मिलर भी आ सकता है। अच्छा, कोई भी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है, ट्रेड कर सकती है, बट एंड कंज्यूमर नहीं, बिकॉज क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है मेंबरशिप मॉडल पे काम करता है। आपको मेंबर होना जरूरी है पहले, इसलिए ये B2B कहलाता है। इसलिए B2B है। गुप्ता साहब, कोशिश ये है कि NCDEX के बाकी लोगों को भी के बारे में जो और अभी चितकारा साहब ने बताया, ऐसे ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो इदारा है, यानी कि जो आपकी कंपनी है, वो NCDEX को कैसे मदद करती है, क्या करती है? जैसे अभी आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक एक अंदाज है वायदा से बाकी चीज़ों का, आप क्या करते हैं? NERL नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड NCDEX ग्रुप की एक कंपनी है, उसके द्वारा उसे रिपोजिटरी का लाइसेंस मिला है। तो जो भी NCDEX वेयर हाउस में माल लगता है वो वेयर हाउस WDRA द्वारा रजिस्टर्ड होता है, और उस पर NERL इस नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड रिसिप्ट, वेयर हाउस रिसिप्ट जारी करती है, जिसे हम ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट कहते हैं। अच्छा। तो वो जो ट्रेड होता है एक्सचेंज पे, वो NERL द्वारा जारी की गई ENWR के थ्रू WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस में रखकर होता है। मुखर्जी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बेहद प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक अप्रोच है, सबका साथ सबका विकास। NCDEX जो है, चूँकि ये एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, तो ये कैसे एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में और इस टारगेट को पूरा करने में अहम साबित हो सकता है? देखिए, हमें सबको मालूम है कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और 50% से ऊपर
हमारे जो हैं कृषक गण और उसके साथ जुड़े हुए हैं कृषि के साथ, जब कृषि उपज के भाव ऊपर नीचे होते हैं और ज़्यादातर नीचे होते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो दिक्कतें जो उठानी पड़ती है वो है अपने कृषक समाज को भाव के लिए। जब तक उनका ये जो उपज जो उन्होंने मेहनत करके जो उगाई है उसकी अगर सही दाम उनको नहीं मिलता है, सही दर उनको नहीं मिलता है, तब तक ये सबका साथ सबका विकास होना मुश्किल है जी। हमारे प्लेटफॉर्म जो है, जो NCDX का प्लेटफॉर्म है, ये तय कर देता है कि आपको सही भाव सही दाम मिल सकता है। और वो कैसे मिल सकता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आके ट्रेड कीजिए, आप इसका भाव देखिए, इस भाव से आप नेगोशिएट कर सकते हैं ताकि आपको सही मायने में जो आपका उपज की कीमत है वो आपको मिल पाए। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरे कलीग ने बताया कि प्राइस की एक डिस्कवरी जो है फ्यूचर्स पे ज़रूर होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो NEML है ये एक पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। जैसे अभी बताया कि किसान को जब उसके उपज की सही मूल्य नहीं मिलती तो गवर्नमेंट जो है MSP डिक्लेयर करती है, उस पर खरीदारी करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाँ, कम मिनिमम से कम सपोर्ट इतनी कीमत सरकार देगी। जी। वो जो मूल्य निर्धारित होता है तो NEML का एक सिस्टम है जो सरकार के साथ मिलकर बनाया गया है और उसमें जितना भी खरीदारी MSP प्रोक्योरमेंट के थ्रू होता है, जो खरीदारी होता है वो अक्रॉस 11 या 12 स्टेट्स में जितना भी खरीदारी होता है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग NEML के सिस्टम पर होती है। और ये इंश्योर किया जाता है कि किसान का जो माल है उसको माल खरीदी के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उसको पैसा सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मोदी जी के आने के बाद इस पूरी गवर्नमेंट इकोसिस्टम में आया है। जी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक अपना रोल है। हाँ और जैसा आपने बताया किसान या बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनके हिसाब से भी हाँ बिल्कुल, उसमें उनको ईज़ ऑफ पेमेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट जो MSP है वो सिर्फ किसानों के लिए होता है, तो इसलिए किसान से ही खरीदी की जाती है। जी। सिस्टम में ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो भी माल जो उपज लेके आया है वो किसान हो, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है उसके आधार के थ्रू, उसके लैंड रिकॉर्ड के थ्रू, और प्लस उसका क्रॉप रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। उसके बाद उससे फसल ली जाती है और ये इंश्योर किया जाता है कि बिल्कुल सही समय पर उसको उसके फसल का पैसा भी उसके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाए। बेहद खूबसूरत, क्योंकि नहीं तो बिचौलिए जो हैं वो प्रॉक्सी बन के या किसान बन के आ जाएंगे। लेकिन आपने जो बताया कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, तो ये तो बहुत अच्छी एक स्थिति में हम आ गए। गुप्ता साहब, इसमें आपके एक रिएक्शन भी जानना चाहूँगा और फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। पहले आप अपना रिएक्शन इस पर दीजिए कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, और जैसा कि मेरे कलीग ने कहा कि वो वहाँ पर सही दाम ले सकता है, तो सही दाम के लिए आजकल क्या होता है कि जब सीजन के टाइम पे किसान अपना अनाज लेकर जाता है किसी नज़दीक के मंडी पे, तो उसे बेचने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। अगर उस मंडी में काफ़ी अनाज आ रहा है सीजन के टाइम पे, चूँकि सभी की आवक होती है तो बहुत ज़्यादा अनाज आता है, तो उसे डिस्ट्रेस सेल कहीं ना कहीं उसे दबाव में आके आज या 1-2 दिन के अंदर उसी मंडी में अनाज अपना बेच के जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो नेशनल ई रिपोजिटरी जो कि ENWR जारी करता है, वो अगर किसी WDRA पंजीकृत वेयरहाउस में जाके अपना अनाज रख देता है तो वो आसानी से ENWR पर लोन प्राप्त कर सकता है। NERL के साथ जो भी बैंक्स जुड़ी हैं या जो भी वित्तीय संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वो आसानी से ENWR पे इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस प्रिंसिप पे आसानी से लोन दे देती है। और वो उसको जो तुरंत जो उस दबाव में आके कि उसे आज या 2-3 दिन के अंदर अपना अनाज बेचना है, या फिर उसे बार बार आने जाने के लिए ले जाने में जो लाने में खर्च होता है वो उससे बचने के लिए वो नीचे दामों पे जो बेचता है, अगर वो ENWR लेके लोन प्राप्त करके उसे होल्ड करना चाहता है तो वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब तक कि उसे अच्छे दामों नहीं मिलते वो तब तक होल्ड कर सकता है। और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वो 100 बैग लेके आया है बेचने के लिए, तो वो ज़रूरत के हिसाब से 10 बैग 20 बैग बेच सकता है और बचे हुए 80 बैग पे आसानी से वेयरहाउस में रख के लोन प्राप्त कर सकता है। तो वो उस दबाव को से कहीं ना कहीं बच सकता है। जी। अब मैं इसी पे एक जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वो ये है कि वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्या उसमें और वेयर हाउसिंग की वर्किंग में आपका दखल रहता है? जो भी WDRA से रजिस्टर्ड वेयर हाउस है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और WDRA ये
सरकारी संस्था है जो कि वेयरहाउस के विकास और उसका नियामक करती है। उनके अपने अलग मापदंड हैं जिसपे जुड़ने के लिए, वेयरहाउस को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनके जो मापदंड हैं उसको पहले पूरा करना होता है, फिर वो उसके द्वारा ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट जारी कर सकते हैं। तो वो मापदंड बाकी जो भी वेयरहाउस हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं। वो वेयरहाउस अच्छी कैटेगरी के होते हैं, वहाँ पे जो भी स्टोर किया गया कमोडिटी होता है वो उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी पास करने के बाद वहाँ पे लगाया जाता है। तो वेयरहाउस WDRA जो है वो उसको विकास के लिए भी प्लस उसका नियामक दोनों ही करता है। तो अगर मैं अपने दर्शकों के या व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो आपने उसकी ईज़ ऑफ पेमेंट कर दी और आपने वेयर हाउसिंग में उसको सहेज दिया, संजो दिया, संभाल दिया उसको। राइट। मैं मुखर्जी साहब की तरफ आता हूँ। मुखर्जी साहब, हमारे जो NCDEX है ये जो है कौन से ऐसे एग्रीकल्चर कोई नए प्रोडक्ट भी इन्होंने लॉन्च किए हैं? करीब आज की तारीख में अभी करीब 23 कमोडिटी जो है यहाँ वायदे बाज़ार में चल रहे हैं जी। रिसेंटली हमने बासमती 1121 जो कि काफ़ी फेमस वैरायटी है धान की जी। वो लॉन्च किया है, और अभी कुछ 2 हफ्ते पहले हमने बाजरा भी लॉन्च किया है ट्रेड करने के लिए। अच्छा। तो कुल मिला के 23 कमोडिटी है जिसमें नए में आपने बताया, नए में ये दोनों हमने हैं और 2-3 कमोडिटी और चालू है कि जब तक सेबी का अप्रूवल नहीं आता है तब तक हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो डिस्कशन चालू है कि 3-4 और कमोडिटी में भी हम उसके साथ साथ लेके आएँ। अच्छा। मैं ये अभी चितकारा साहब से भी सोच रहा था ये सवाल पूछूं कि NCDEX, मैं इस पे इसलिए रुक के और जोर दे के बोल रहा हूँ ताकि मेरे नाजरीन को पता लगे कि कितना अहम है। इसमें एग्रीकल्चर के अलावा कोई और कमोडिटी भी डील होती है? जहाँ तक फ्यूचर सेट ऑफ कमोडिटी आपने बताया 23, जिसमें से अभी बाजरा और जवार बासमती वो नए एग्री हुए। तो क्या केवल एग्रीकल्चर ही है या और भी कोई कमोडिटीज़ इसमें डील होती हैं? जहाँ तक फ्यूचर्स एक्सचेंज का सवाल है, वहाँ पे अभी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्री प्रोडक्ट्स ही हैं, बट जैसे मैंने बताया NCDEX की अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जी, जैसे स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर आप किसी भी तरह की प्रोडक्ट जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी तरह का? हाँ, फिजिकल, यदि फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। वो प्लास्टिक बैग भी हो सकते हैं, जूट बैग भी हो सकते हैं, आपका स्क्रैप भी हो सकता है। अच्छा। कुछ भी हो सकता है। आप उसको यदि सेल या परचेस करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, बट दैट वुड बी वो आपका एक फिजिकल सेल में आएगा, वो फ्यूचर्स में नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं करीब आज के तारीख में देश में 5 ऐसे फ्यूचर्स एक्सचेंज है जी हाँ। और उसमें कृषि प्रधान तो हमारे NCDEX है जिसमें ये ट्रेड 23 कमोडिटीज़ जो हैं ट्रेड होती हैं, और जो नॉन एग्री कमोडिटीज़ हैं जो आपका सवाल था कि और भी है कि नहीं है, उसमें MCX भी एक हैं जो कि नॉन एग्री, जिसमें गोल्ड या क्रूड ऑयल वगैरह भी ट्रेड होते हैं, नेचुरल गैस जी। पर अगर हम देश के हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर कमोडिटी का वायदे बाज़ार का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। तो इसमें जैसे मक्का भी होता है, सोयाबीन भी है, चना भी है, जो मेंथा भी है शायद। मेंथा भी MCX में है जी। तो ऐसे करके काफ़ी सारे कमोडिटी 23 के अलावा अगर उनके भी हम जोड़ें तो 50-60 कमोडिटीज़ जो हैं ऊपर ट्रेड होती हैं। गुप्ता जी, NCDEX और MCDEX जो है ये दोनों मिलके क्या कोई हमें एक बेटर एक्सचेंज का मयार दे सकती हैं? हाँ, जैसा कि मेरे कलीग अलीन जी ने बोला, NCDEX जो है वो मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है जी। MCX है वो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मेंथा और अदर निकल वगैरह कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे किसान भाई जुड़ के आसानी से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। हर किसान भाई कोई ना कोई एग्री कमोडिटीज़ ग्रो करता है और वो उससे उसके फ्यूचर प्राइस देख के कि भविष्य में क्या प्राइस है और किस तरीके से वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो उसे तुरंत ना बेच के आगे, क्योंकि इस पर 3 से 6 महीनों तक का रेट दिखता है, तो उससे वो एक आइडिया ले सकते हैं
कि क्या बुआई करनी चाहिए उन्हें, या उन्हें कितने समय तक के लिए अपनी कमोडिटी होल्ड करके चलनी चाहिए और किस तरीके से वो उसको फ़ायदा ले लें। अच्छा, वेयर हाउसिंग में और ऐसी क्या चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए जिससे हमारी जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं या दूसरी कमर्शियल जिंक्स हैं या प्रेशियस मेटल्स हैं वो बेहतर एक शेप ले पाएँ, क्योंकि स्टोरेज का एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो आप चूँकि स्टोरेज की लगभग एक विशेषज्ञता हो जाती है, एक स्पेशलिटी, एक्सपर्टीज़ हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि जो आपकी कंपनी का जो रोल है वो कितना अहम है एनसीडीएक्स के साथ साथ? कमोडिटी उगाना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है, फिर उसको आगे रखना भी एक उससे बड़ा काम है कि कमोडिटी जो आपने उगाई है, अगर वो अगले साल भर बाद वो कमोडिटी आएगी, मैक्सिमम कमोडिटी है जो 1 साल के अंतराल बाद आती है, तो वो जो 1 साल आपने पहले उसे मेहनत से उगाया, फिर उसे रखा अगर आपने सही से नहीं है तो काफ़ी अनाज क्या है कि ख़राब हो सकता है। तो वेयर हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप उसे रख के और उसे एक अच्छा प्राइस दिलवा सकते हैं। तो वेयर हाउस एक उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर उसका मॉइस्चर मेंटेन हो सके, उस कमोडिटी में कोई भी कीड़ा ना लगे या किसी तरह से वो ख़राब ना हो। तो वेयर हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी वो उसका फ़ायदा उठा सकता तो है। आपका इदारा इसमें कभी कोई गाइडलाइंस इशू करता है? हाँ, WDRA जब रजिस्टर्ड होता है कोई वेयर हाउस तो उसके अपने गाइडलाइंस हैं, जिस गाइडलाइंस को पास करने के बाद ही वो वेयर हाउस उस पर रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ऐसे कितने आपने, माफ़ कीजिएगा बीच में आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है, कि ऐसे कितने वेयर हाउसेस आपने अपनी उस पर रजिस्टर किए हैं? आज की डेट में WDRA जो रजिस्टर्ड वेयर हाउस हैं वो पूरे भारत में 1550 के आसपास वेयर हाउस हैं जो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तो वो वेयर हाउस सभी WDRA रजिस्टर्ड है। उसमें आपके सरकारी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भी है, स्टेट के अपने स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भी है, प्लस NCDX पे जुड़े हुए वेयर हाउस हैं जिसमें काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो जिनके वेयर हाउसेज हैं वो भी रजिस्टर्ड हैं। तो ये और कई पैक्स हैं जो किसानों के लिए, स्पेशली किसानों के लिए काम करते हैं, वो भी WDRA द्वारा रजिस्टर्ड हैं और वहाँ पे किसान आसानी से अपना माल लगा के उस पर फाइनेंस ले लेते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं, जो छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो भी अपने WDRA द्वारा रजिस्टर्ड करा रही है वेयर हाउस, और किसान आसानी से उस पर माल लगा के अपना उस पर लोन प्राप्त कर रहे हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो वो अंग्रेज़ी की कहावत है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो जितना ग्रुपिंग होगा, जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, FPO एक ग्रुप बना के लोग आएंगे तो हर जगह फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल सही बात है। आप मुतासिर हैं? FPO आसानी से उस पर जैसे अपना स्टॉक लाके NCDX के प्लेटफॉर्म पे, या अगर NCDX के प्लेटफॉर्म पे नहीं भी करना चाहते तो वो दूसरे वेयर हाउस WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस में लगा के आसानी से उस पर ट्रेड कर सकते हैं और उसे सेल और उस पर लोन ले सकते हैं। जी मुखर्जी साहब, अभी आपने देखा अभी हाल ही में कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी जंप लगाई है, जिसका जिक्र हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी उस पर एडवोकेसी प्रोग्राम किए। NCDX के मामले में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में NCDX कैसे हमारी एक कमर्शियल छवि को प्रमोट कर सकता है? देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फ्रॉम द रेगुलेटरी एक हिस्सा हो गया, व्यवसाय आप कर कैसे रहे हैं उसके लिए एक चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम कहते हैं कि सहज उपाय से हमें सारे खबर वगैरह मिलते रहें ताकि हमारा जो व्यवसाय में जो हम डिसीजन लेंगे वो डिसीजन सही तरीके से हो। ये सारे चीज़ मेरे ख्याल में पार्ट ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ही रहता है। तो NCDX का सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारी जो नेटवर्क है, और क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हर किसी को एक भाव दिखता है जिसके आधार पे वो अपना बिजनेस डिसीजन ले सकता है। तो आपको जो ये भाव की जो खबर है, भाव की जो इन्फॉर्मेशन है, ये अगर आपको एक ही साथ सब जगह हर जगह मिलता है तो आप जो डिसीजन लेंगे ये डिसीजन बड़ी आसानी से और बड़े जल्दी आप ले सकते हैं। तो ये जो है आपके बॉटम लाइन और बिजनेस के जो व्यवसाय के जो बॉटम लाइन और टॉप लाइन है, इसमें कंट्रीब्यूट करता है इन पार्ट ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ऊपर से अभी हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है काफ़ी चीज़ें डिजिटाइज्ड हो रही हैं।
अगर मान लीजिए आपको अकाउंट खोलना है, क्योंकि अगर आपने वायदा बाज़ार में कारोबार करना है, ट्रेड करना है, तो आप उसको डिजिटल सिग्नेचर वगैरह भी आसान हो गया है अभी। तो काफ़ी सारे जो ऐसे स्टेप्स हैं टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद कर रहा है, और आगे चल के धीरे धीरे मेरे ख्याल ये और भी आगे इसकी बढ़ोतरी मिलेगी। जी हाँ, अगर देखा जाए तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से पहले डिजिटल इंडिया बनाया, और मैं उसी से आता हूँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अहम रोल है ईज़ ऑफ मेकिंग पेमेंट। बिल्कुल, तो उसमें आपको आप क्या कहना चाहेंगे कि जब हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अपना मयार बनाया, अपने आप को स्टेप अप किया, लगभग मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो 63rd पोजीशन 63वें पायदान पर हम हैं, पहले बहुत पीछे थे, शायद 77वें पर थे। तो उसमें ईज़ ऑफ पेमेंट का भी एक अपना अहम रोल होता है, क्योंकि फाइनेंस इज़ द सोल ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, आप तो आप बिल्कुल क्या ठीक कह कहना रहे हैं। फाइनेंसिंग एक्चुअली इज़ द सोल ऑफ बिजनेस। सो दो तरीके से मैं देखता हूँ जहाँ पर NEM और NCDX ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट्स करते हैं। पहली चीज़ तो जिसका भी स्टॉक जो NEML प्लेटफॉर्म पर लगता है, हम उसको एश्योर करते हैं कि किसी भी तरह का रिस्क ना हो उस प्लेटफॉर्म पर। जो भी खरीदारी हुई है या जो भी ऑर्डर्स जो दिए गए हैं NEML प्लेटफॉर्म पर, हम एश्योर करते हैं कि 100% पेमेंट उसको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी तरह से पेमेंट डिले या पेमेंट डूबने का कोई ज़रिया ही नहीं है। 100% पेमेंट मिलेगा यदि आपका ट्रांजैक्शन NEML प्लेटफॉर्म पे हुआ है। अच्छा। दूसरी बात आती है कि पेमेंट्स टू फार्मर्स या पेमेंट्स जो एक्चुअल ग्रोवर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का भी एक मेजर रोल रहता है। सो अभी बड़े सारे मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट करे हैं, लाइक आधार बेस्ड पेमेंट्स, UPI बेस्ड पेमेंट्स। सो हम उस सभी जो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हैं सभी को यूज़ करते हैं, भले ही वो डायरेक्ट DBT ट्रांसफ़र हो बैंक के थ्रू या UPI पेमेंट्स हैं या आधार लिंक पेमेंट्स हैं। कोशिश करते हैं हर तरीके को यूज़ करके एंड जो बेनिफिशियरी है उस तक पेमेंट पहुँचे। इसमें चार्जेस आपके एक्स्ट्रा होते हैं क्या? वो बहुत ज़्यादा होते हैं? नहीं, एक्चुअली चार्जेस जहाँ तक पेमेंट ट्रांसफ़र का है वो बिल्कुल लगभग जो बैंक का चार्जेस है वही लगता है। कोई एडिशनल चार्जेस कोई एडिशनल नहीं है। नहीं, जैसे अक्सर देखा जाता है कि MCX और NCDX में शायद चार्जेस का, ट्रांजैक्शन चार्जेस का कोई वेरिएशन नहीं। जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उसमें जो गवर्नमेंट या रेगुलेटर डिसाइड करता है वही ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। अलीन जी अच्छा बता पाएंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस पर तफसील से? तो इसमें दो चीज़ें हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि फाइनेंस इज़ द सोल ऑफ बिजनेस, और उसमें एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि कितने दिन में आपके पास पैसे वापस आ रहे हैं आपके बिजनेस के। आपने सही, मैंने यही पूछना चाह रहा हूँ। तो हमारे जैसे सिस्टम में सबसे बड़ा ये है कि T+2 जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके अगले दिन या उसके अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर आपको मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। हाँ। 72 आवर्स अगर इसको मान लें हम मैक्सिमम, क्योंकि वो रूल है, T+2 का रूल है। अब इस रूल के तहत में आपको पैसे आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि आपका जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो बना रहता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आपने अभी एक दूसरा सवाल भी साथ में जोड़ा था कि जो पेमेंट कभी जाएगा नहीं। एक ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड में पेमेंट्स आर गारंटेड, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो वो गारंटेड है फ्रॉम बायर टू सेलर, सेलर टू बायर। जो गुड्स अगर ट्रांसफ़र होता है या फाइनेंशियल सेटलमेंट होता है, दोनों तरफ में ये गारंटेड। आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से हमें बताया, और हमारे व्यूअर्स को निश्चित रूप से पता चला होगा कि NCDEX क्या है और इसके पेमेंट के और वेयर हाउसिंग के क्या फैसेट्स हैं, क्या पहलू हैं, और तीनों मिला करके किस तरह से हमें फ़ायदा देते हैं। और हम फाइनेंशियल लिटरेट होने के बाद एंट्रप्रेन्योर बने, एंट्रप्रेन्योर के बाद हम अपने स्टार्टअप्स में जाएं, अपने बिजनेस में जाएं। पैसा बोलता में हैं, हम इन्हीं चीज़ों को आप तक लाना चाहते हैं। हम पैसा बोलता में हमारी कोशिश ये है कि आपको फाइनेंशियल लिटरेट करके आपके अंदर एंट्रप्रेन्योरशिप डेवलप करें और एक स्टार्टअप और रोज़गार देने वाले बने, रोज़गार चाहने वाले ना बने। ऐसा हमारा आपसे रिक्वेस्ट है।
और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। हमारी पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।